liquid drop model, what we consider that nucleus is like a charged liquid drop. That what we consider in liquid drop model. And this model is a statistical model. This is not quantum mechanical model. This is a statistical model. Because in this model we don't consider individual characteristics of nucleons. We consider a nucleus as a whole nucleus. So when it doesn't depend on individual property, and this type of model, they are called statistical models. So what are the similarity between a charged liquid drop and a nucleus? In both liquid drop and nucleus, they show what we consider that both are homogeneous, that there is homogeneity and incompressibility, that is all the properties are uniform and throughout except at the surfaces. तो सिर्फ सरफेस होंगी, उनके ऊपर एट बाउंड्रीज सिर्फ इनहोमोजेनिटी होगी, अदरवाइज इनसाइड द न्यूक्लियस, यदि हम एक न्यूक्लियस की बात करें या एक लिक्विड ड्रॉप की बात करें, लिक्विड ड्रॉप के अंदर भी हम क्या मानते हैं, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या ये इसके ऊपर हर डायरेक्शन में जो अंदर होते हैं, इन पे हर डायरेक्शन में फोर्स होती है और ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इससे फर्दर नहीं। ओनली कहाँ पे, जब हमारा ये सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो एट दी सरफेस ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं होती, तो अट्रैक्टिव फोर्स अंदर की तरफ होती है। इसी कारण दिस इज द रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि बाहर की तरफ कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, जो फोर्स है वो अंदर की तरफ है। So this is another this is similarity between liquid drop model and the nucleus. Nucleus के अंदर भी ऐसा माना जाता है, और इसमें भी nucleons में what we think that due to force, nuclear force, जो nucleon है उनके ऊपर भी attractive force होगी inside the nucleus. Only at the surface there is discontinuity, otherwise other properties है, it shows uniformity and it is incompressible. And then each nucleon in a nuclei interacts strongly with small number of adjacent nuclei. जैसे हम बात करते हैं तो जो न्यूक्लियस के अंदर है, ये कहाँ इंटरेक्ट, मैक्सिमम इंटरेक्शन कहाँ होता है, जो अपने पास वाले होते हैं, अपने पास वाले जो न्यूक्लियन है उनसे होता है। ऐसे ही हम लिक्विड ड्रॉप के अंदर भी बात करें तो वाटर जो जैसे वाटर की ड्रॉप की बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मैक्सिमम इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन अपने आसपास के मॉलिक्यूल से होता है। दिस इज अनदर सिमिलरिटी इन बोथ these, just as do molecules in a liquid drop, जैसे हम लिक्विड ड्रॉप के अंदर मॉलिक्यूल्स करते हैं वैसा ही। This follows that nuclear forces are short range forces and of saturation character. ये जिससे का मीनिंग क्या है, ये लॉन्ग रेंज नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स भी लाइक लिक्विड ड्रॉप के अंदर होता है, जैसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फोर्स लगती है वो शॉर्ट रेंज होती है, ऐसे ही इसके अंदर भी जो रेंज ऑफ फोर्स है शॉर्ट रेंज। देन बोथ शो सरफेस टेंशन इफेक्ट। लाइक हमने यहाँ पे बात की कि जो सरफेस के ऊपर है सिर्फ अंदर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स है, बाहर कुछ नहीं है, तो ये क्या कोशिश करेंगे अंदर की तरफ, तो देयर विल बी ए because of this force a tension is created at the surface and this is called surface tension. यहाँ पे खिंचाव सा पैदा होगा क्योंकि अंदर जाने के अंदर की तरफ फोर्स ज्यादा लगी हुई है और अंदर जा नहीं सकता क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स या न्यूक्लियॉन्स फिल है, तो इसलिए अंदर भी नहीं जा सकता और बाहर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अंदर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स है, तो दैट डेवलप्स ए सरफेस टेंशन एट द सरफेस। तो वो दोनों के अंदर सेम होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस Coulomb repulsion, the force between neutron proton and proton proton, ये हमने बात की थी पहले, are same in nucleus. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये सारी फोर्स जो है सेम होती है। Just as the intermolecular forces between solute, तो जैसे हम लिक्विड के अंदर भी मानते हैं, लिक्विड के अंदर हम ये मानते हैं कि एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है, तो हम ये मानते हैं कि जो सोल्यूट के बीच में जो फोर्स है, सोलवेंट के बीच में जो फोर्स है और सोलवेंट के बीच में जो फोर्स है, वो जो फोर्सेज हैं वो सारी फोर्सेज हम सेम मानते हैं, उन अट्रैक्शन को हम सेम मानते हैं। लाइक इन केस ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। दिस इज अनदर सिमिलरिटी बिटवीन लिक्विड ड्रॉप एंड द न्यूक्लियस। Then the evaporation from a liquid drop is analogous
to the loss of nucleons from the nucleus. जैसे लिक्विड ड्रॉप से क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप्स की सरफेस से हमारा जब when we provide heat and enough kinetic energy to the molecules, then what the molecule does, if this molecule gets enough kinetic energy that is greater than the potential energy of attraction due to other molecules, then this molecule, because of that kinetic energy, this molecule gets out. So this gets out. This process is called evaporation in case of liquids, in case of liquid drops. And what happens in case of, so this molecule gets out, and in the similar case, like we see beta decay, alpha decay, gamma decay type of things, we see this type of things. Then in case of beta decay or some nucleon and something get out from the nucleus. This is also analogous to the liquid drop. Then the thermal agitation of the molecules in a drop is quite analog to the kinetic energy of the nucleons in the nucleus. जो हमारे जैसे ही हीट होगी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जितना भी टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट किसके बराबर होती है, इसको हम बोलते हैं थर्मल काइनेटिक एनर्जी. थर्मल काइनेटिक एनर्जी, यस टेल मी हाउ मच इट विल बी. मैंने बताया था पहले kBT सर. kBT 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बेटा वो तो रूम टेम्परेचर पे निकाल दिया आपने. फार्मूला क्या बताया था मैंने? kBT सर. यस, इस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू K into T. K is Boltzmann constant and T is the temperature, absolute temperature means temperature in Kelvin. ये केल्विन के ऊपर होगा, तो इसके बराबर होगी. तो जैसे जितना भी टेम्परेचर होगा, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है या जो भी किसी भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रेस्ट में नहीं होंगे. दे विल बी इन द मोशन, ये मोशन में रहेंगे सारे के सारे. व्हाई दे आर इन मोशन? बिकॉज ऑफ द heat, because of thermal effect. So because of thermal effect, every molecule has kinetic energy almost equal to K into T. And similar is the case, they assume that in the nucleus also, the nucleons are not at rest. They are also randomly moving here and there. So these are the similarities between liquid drop and the nucleus. Then what are the merits of this liquid drop model? So in liquid drop model, it can be applied to the nucleus in excited states. इस मॉडल को हम अप्लाई कर सकते हैं एक्साइटेड स्टेट्स में. इट प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस. लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन कौन से होते हैं? लाइक हमारा न्यूक्लियर फिशन है. न्यूक्लियर फिशन कब होता है? इसके लिए बेसिक कंडीशन क्या है? What is the basic condition for nuclear fission? पढ़ा है आपने, बहुत ज्यादा पढ़ा है. Any one of you? Yes. सर ये हैवियर न्यूक्लियाई में होता है, वो उनके अंदर वो न्यूक्लियंस ज्यादा होते हैं, स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से न्यूक्लियंस को निकालते हैं. नहीं, कुछ और एक कंडीशन होती है that is linked with the neutron which we are bombarding on the heavy nucleus. जो हैवी न्यूक्लियस है उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, तब जाके न्यूक्लियर फिशन होता है. जैसे हमने यूरेनियम 235 लिया, लाइक हमने यूरेनियम 235 लिया, यदि हम न्यूक्लियर फिशन करना है तो ऐसे नहीं होगा डायरेक्ट, हमें बाहर से वो वेलोसिटी उसकी न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करना पड़ेगा. यस सर, वो स्लो न्यूट्रॉन होता है. यस, ये न्यूट्रॉन जो होता है, ये न्यूट्रॉन होना चाहिए थर्मल न्यूट्रॉन. थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन means the electron neutron which is in thermal equilibrium with the environment. जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर की हम बात करें तो कितनी एनर्जी हो जाएगी? वेरी स्मॉल एनर्जी, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होगी इसकी एनर्जी. यदि हम न्यूट्रॉन की ज्यादा एनर्जी होगी तो देन दैट न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रॉन करेगा क्या? इसके अंदर से पास हो जाएगा. दैट न्यूट्रॉन पास थ्रू. दिस इज हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स, हाई और मॉडरेट एनर्जी
neutrons passes the nucleus, pass through the nucleus without any interaction. So इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए क्या चाहिए हमें? स्लो न्यूट्रॉन्स या थर्मल न्यूट्रॉन्स, स्लो ऑब्लिक थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो स्लो थर्मल जाएगा तो जैसे ही ये पूरे इसके अंदर सरफेस है तो चेंज देखो कहाँ पे आएगा, उसके अंदर भी चेंज कहाँ पे आएगा, जैसे ये न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन होगा ये इसके अंदर जाके कहीं सिचुएटेड हो जाएगा। अब ये इसके अंदर जाएगा तो पूरी फोर्सेस को डिस्टर्ब करेगा और डिस्टोर्शन कहाँ पे आएगा, बिकॉज अंदर जो वॉल्यूम है वो पूरी वॉल्यूम तो इनकम्प्रेसिबल मानी है हमने, यूनिफॉर्म मानी है। एक और न्यूट्रॉन जाके वहां चला गया तो भी वो अंदर की वॉल्यूम तो यूनिफॉर्म रहेगी। चेंज कहाँ नजर आएगा? वेयर यू गेट द चेंज? सरफेस। यस, यू विल गेट द चेंज एट सरफेस। तो सरफेस डिस्टॉर्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ अनदर न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियर फिशन को इसने बहुत ही अच्छे से बोर व्हीलर ने 1939 के अंदर बोर व्हीलर ने थ्योरी दी थी, उसके अंदर लिक्विड ड्रॉप मॉडल ही मान के तभी थ्योरी दी थी न्यूक्लियर फिशन की, एंड दैट एक्सप्लेन्स ब्यूटीफुली द न्यूक्लियर फिशन। तो बोर ने इसको यूज किया था मॉडल एज द बेसिस ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी। तो कंपाउंड न्यूक्लियस जैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन हमने इसमें बम्बार्ड किया तो न्यूट्रॉन कुछ समय तक इसके अंदर रहता है, कुछ समय इसके अंदर रहने के बाद फिर क्या होगा, इसमें डिस्टोर्शन हो गए सरफेस में, एंड ड्यू टू सरफेस डिस्टोर्शन ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये दो अलग न्यूक्लियन में प्लस इसके अंदर से 3 न्यूट्रॉन या 2.5 न्यूट्रॉन्स के आसपास एवरेज निकलते हैं तो वो इसमें से ब्रेक करेंगे। तो कंपाउंड न्यूक्लियस क्या कहलाता है? जो न्यूक्लियस बाहर से हम किसी प्रोजेक्टाइल को बम्बार्ड करें और कुछ टाइम के लिए वो उसके अंदर ही रहे तो उनको हम कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं। तो कंपाउंड न्यूक्लियस की जो थ्योरी है इसके अंदर भी जो हम न्यूक्लियर फिशन करते हैं तो फर्स्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, कंपाउंड न्यूक्लियस। तो वेरी फर्स्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। जैसे हम यहाँ स्कीमेटिक बनाए तो हमने एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया एक न्यूक्लियस के ऊपर, हैवी न्यूक्लियस है, इसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे तो फॉर्मेशन क्या होगी, तो इन दोनों की फॉर्मेशन फर्स्ट होगी एक कंपाउंड न्यूक्लियस। फिशन की बात करें फिर ये कंपाउंड न्यूक्लियस क्या करेगा, फिर ये ब्रेक हो जाएगा स्मॉलर न्यूक्लियाई में प्लस न्यूट्रॉन्स में, किसी में 3 या किसी में 2 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे हम यूरेनियम 235 की बात करें तो इसके अंदर हमारे से 3 न्यूट्रॉन निकल गए, तो इसके अंदर क्रिप्टॉन और बेरियम ये 2 हमारे निकलते हैं। तो बट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इन बिटवीन, ये बनेगा कुछ टाइम तक रहेगा एंड देन इट स्प्लिट्स, तब ये इसके अंदर फाइनल, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। ये ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन गिरा गिरते ही आ गई, नहीं, बीच में कंपाउंड न्यूक्लियर स्टेट आएगी और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो ऑलमोस्ट 10⁻17 सेकंड का होता है। अब तुम कहोगे एक नॉर्मल रिएक्शन के लिए ये, अब आपसे कोई निकलवाने को कहे कि आप इसको फाइंड आउट करो कि 10⁻17 सेकंड के लिए रहा तो ये कंपाउंड न्यूक्लियस बना हो, ये तो जो कंपाउंड न्यूक्लियस मतलब कंपाउंड रिएक्शंस होते हैं कंपाउंड रिएक्शंस का इतना लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम। और जो डायरेक्ट रिएक्शंस होते हैं, डायरेक्ट रिएक्शंस का लाइफ टाइम होता है अराउंड 10⁻22 सेकंड लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। तो ये जो बीच में इंटरमीडिएट बनता है, यदि डायरेक्ट रिएक्शन है
तो इतने टाइम के अंदर इंटरेक्शन ये कंपाउंड न्यूक्लियस रहेगा, और यदि कंपाउंड रिएक्शन होता है तो ये इतने टाइम में रहेगा। इट मीन्स कितने टाइम ज्यादा रहा, ऑलमोस्ट 10 की पावर 5 टाइम्स ज्यादा रहा, इसलिए इसको हम कंपाउंड रिएक्शन बोलते हैं, ये कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन बोलते हैं। इसको आप खुद से प्रूव कर सकते हैं इस चीज को, कैन यू प्रूव इट? कर सकता है कोई बच्चा कि डायरेक्ट रिएक्शन का टाइम ऑलमोस्ट इतना होगा इंटरेक्शन का, या लाइफ टाइम आप कहें? यस, इट इज वेरी सिंपल। देखो टाइम निकालने के लिए क्या होगा कि हमें एक तो ये पता होना चाहिए कितनी डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। यदि हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन की स्पीड देखेंगे, और ये डिस्टेंस कितनी होती है, किस ऑर्डर में रहती है? फर्मी ऑर्डर, फर्मी के ऑर्डर में रहती है। तो मींस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -15 मीटर, और इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड हम यदि इसको कंसीडर करें ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यदि स्लो है तो भी 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, अदरवाइज तो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड के करीब होती है। हम ऑर्डर ले लिया हमने, तो वी टेक 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, यदि इनको डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आया, ये 7 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -22 आ गया ये। तो डायरेक्ट रिएक्शन होगा तो मतलब क्या है कि ये आया, ये न्यूक्लियस में रुका नहीं, जितने टाइम में ये न्यूक्लियस को क्रॉस करना था उतने टाइम के अंदर रिएक्शन हो गया, इसलिए उन रिएक्शंस को हम डायरेक्ट रिएक्शन कहते हैं। जबकि कंपाउंड न्यूक्लियस में क्या है कि इसको कितने टाइम में गुजर जाना चाहिए था, इट हैज टू पास इन सो दिस मच ऑफ टाइम, बट इसने पास नहीं किया इतने टाइम में, और न्यूक्लियस का जो लाइफ टाइम है वो टाइम कितना रहा, 10 की पावर -17 सेकंड, इट इज ऑलमोस्ट 10 की पावर 5 टाइम्स लार्जर देन this time. So that's why there is a compound nucleus formation is taking place in this. So this type of reactions we call compound nuclear reactions. Okay? Okay. So then these are the merits of liquid drop model. And the phenomena of nuclear fission has been explained satisfactorily with the help of this model. And then the calculation of nuclear binding energies and the study of property of isobars have been made successful on the basis of this model. So these are the few merits of the liquid drop model. Then we will discuss this nuclear fission in terms of nuclear drop model. Nuclear force are compared with the surface tension force of a liquid, and the nuclear force represents a balance between short range attractive forces, means nuclear force, and Coulomb repulsive force. This Coulomb repulsive force, this is long range force, this is long range force, whereas this short range attractive force, this is nuclear force. When a heavy nucleus like uranium-235 is excited through the capture of a thermal neutron को कैप्चर करता है, then हमने फिर डिस्कस किया था कि कहाँ पे डिस्टर्बेंस कहाँ होगी, at surface. There will be surface oscillations at the step set up in the liquid drop, जैसे liquid drop में होते हैं, which distorts it from its original shape से change हो जाती है. Okay. Now answer a very simple question, like if we discuss a nucleus, in nucleus there is a neutron and a proton, and there are other protons and neutrons, protons, neutrons. Is there repulsive force between protons inside the nucleus? क्या कूलम रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी या नहीं करेगी? Who will answer? न्यूक्लियस के अंदर जब होंगे उस केस के अंदर क्या कूलम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी? नो सर, नहीं होगी।
No, sir. वेरी गुड। नो, और कोई? आरती 61। यस सर। सर वो होगी? हो तो गई, पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है उनके बीच में वो बहुत ज्यादा होगी उसकी अमाउंट में, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, कोई और? नैन्सी? Yes, sir. होगी, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा सर उसके ऊपर। Yes, sir. न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से वो डोमिनेट कर। हम्म, सर न्यूक्लियर फोर्स भी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव हो सकते हैं। न्यूक्लियर फोर्स भी रिपल्सिव हो सकते हैं। सर वो डिपेंड करते हैं कि हमारे प्रोटॉन्स कितने डिस्टेंस पे हैं सर। अगर वो ज्यादा क्लोज होंगे तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव भी एक्ट कर सकता है सर। नहीं, वो तो हम बात ही नहीं करते। वो क्या है, दैट्स द रीजन कि वो बिल्कुल कोलैप्स नहीं हो जाते। इट्स डिफरेंट थिंग। मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो ये है कि जो प्रोटॉन है एक न्यूक्लियस में, क्या वहां पे कूलम रिपल्सिव फोर्स होगी? तो आंसर इज होगी। तो फोर्स तो होगी, बट बिकॉज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, EM force, is much less than strong nuclear force. ये इससे बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई वी नेग्लेक्ट इट। तो आप ये ना सोचें बच्चों कि न्यूक्लियस के अंदर जो कूलम्बियन फोर्स है वो खत्म हो जाएंगी। वो खत्म नहीं होती है, दे एग्जिस्ट। और यदि आप एक लेमैन के इन टर्म्स ऑफ ए लेमैन यदि आप अंडरस्टैंड करना चाहें, यदि आप उसको अपने बाइंडिंग एनर्जी कर्व को अच्छे से देखें कि न्यूक्लियर फिशन भी जब होता है तो वो कब होता है? व्हेन योर न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो जिनमें इज ग्रेटर देन 1 होती है। आप जैसे देखेंगे जो स्मॉलर न्यूक्लियाई होते हैं, इन स्मॉलर न्यूक्लियाई दिस न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इज ऑलमोस्ट 1, ये ऑलमोस्ट 1 होती है। बट फॉर हेवियर न्यूक्लियाई दिस न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, ये इससे ज्यादा होती है। तो जैसे आप यूरेनियम 235 की बात करें, यूरेनियम का Z कितना है? 92। तो यहाँ पे हमारे यूरेनियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 92। न्यूट्रॉन कितने हैं? देखो 143। तो न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। तो ये क्या करता है? ऐसा होने से होगा क्या कि आपके प्रोटॉन सेपरेशन बढ़ जाएगी। होगा क्या कि आपकी जो प्रोटॉन सेपरेशन है वो बढ़ जाएगी। मींस प्रोटॉन सेपरेशन increases in heavier nuclei. अब क्या हो, इस चीज का इफेक्ट क्या होगा? सेपरेशन बढ़ने का इफेक्ट क्या होगा कि जो हमारी न्यूक्लियर फोर्स है, यदि न्यूक्लियर फोर्स को हम प्लॉट करें तो जैसे संगीता ने बोला कि न्यूक्लियर फोर्स उस पे यदि इस पोटेंशियल को हम ड्रा करें तो ये पोटेंशियल इस टाइप से होता है। दिस इज न्यूक्लियर पोटेंशियल V। तो अट्रैक्टिव रहेगी, एक इस डिस्टेंस के बाद ये रिपल्सिव हो जाएगी, पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है। एंड दिस पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, दिस स्टॉप्स कोलैप्सिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यदि ये ना रहे पोटेंशियल का पार्ट तो क्या होगा कि न्यूक्लियर कोलैप्स हो जाएंगे। तो मैक्सिमम कहाँ रहेगा? तो जब तक ये डिस्टेंस रहेगी, इस डिस्टेंस तक क्या होता है? मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल है। अब जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल एकदम से ड्रास्टिकली, पोटेंशियल आप देखो पोटेंशियल के अंदर ये जीरो पोटेंशियल की तरफ बढ़ता जा रहा है। यदि हमारी डिस्टेंस यहां तक है, ये डिस्टेंस इसको हम R0 लें और इसको हम R1 लें,
तो जैसे हमारी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में r0 डिस्टेंस होगी तो मैक्सिमम अट्रैक्टिव होगी, और जैसे ही डिस्टेंस r1 हो जाएगी तो उस केस के अंदर हमारी न्यूक्लियर फोर्स के अंदर क्या हो जाएगा, जब सेपरेशन इंक्रीज करती है, इट मींस द न्यूक्लियर फोर्स decreases drastically. कोलंबियन फोर्स डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी इस केस में? कोलंबियन रिपल्सिव इंक्रीज करेगी सर। अरे डिक्रीज ही करेगी, नालायको गधो, वो भी डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये भी क्या होती है, कोलंबियन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बेटा, तो ये भी डिक्रीज करेगी। बट ये जो डिक्रीज है इट इज मच लेसर देन द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में तो आपने पोटेंशियल पे देखा एकदम से शार्प डिक्रीज है, लेकिन कोलंबियन फोर्स जो डिक्रीज करेगी ये कंटिन्यूअस डिक्रीज करेगी 1/r² पे। सो इस केस के अंदर हमारा क्या होगा कि रिलेटिवली इसमें डिक्रीज कम है, relatively less decrease, much less decrease, not much lesser decrease in Colombian force. ये कम होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारा नेट न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर एक कंपटीशन है हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। जब हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगी और उसके कंपैरिजन में हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी, व्हाट इट मींस ये डिस्टॉर्शन कर देगी, ये डिस्टॉर्ट करेगी और न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जब इस सिचुएशन के अंदर हम एक और न्यूट्रॉन बाहर से लाके अंदर डाल देते हैं, जब वो एक न्यूट्रॉन और आएगा तो वो इस सेपरेशन को थोड़ा सा और डिस्टर्ब कर देगा, और डिस्टर्ब करेगा। इट मींस एट द सिचुएशन देन योर कोलंबियन फोर्स विल डोमिनेट ओवर द न्यूक्लियर फोर्स, वो उस पर डोमिनेट करेगी। क्योंकि वैसे इनके अंदर जो डिफरेंस होता है इनमें कितना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो हम यदि लें it is of the order of 10⁻36 in comparison to 10⁻36 किसके कंपैरिजन में होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के, and this is of the order of 10⁻38 in comparison to ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने 1 माना है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 होगी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 होगी। तो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। लेकिन जैसे ही ये डिस्टेंस डिस्टर्ब होती है ये ओवरकम हो जाती है, एंड इन दैट सिचुएशन हमारा न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है। दिस इज द रीजन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको मैथमेटिकली प्रूव करें, इस पूरा जो हमारा इस बार का ये यूनिट है, ये टॉपिक है, इसके अंदर ये उसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम करेंगे। इज इट ओके? ठीक है बच्चों? यस सर। ओके सर, और विच डिस्टॉर्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप, तो हमने वही कहा कि जैसे वो आएगा थर्मल न्यूट्रॉन, वो अंदर चला जाएगा तो उसकी ओरिजिनल शेप को डिस्टॉर्ट करेगा। द कूलम एनर्जी अटेम्प्ट्स टू डिफॉर्म द न्यूक्लियर द ड्रॉप इवन मोर, तो क्या करेगी, जैसे ही वो डिस्टर्ब हुआ हमारी कूलम एनर्जी और ज्यादा डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेगी। इफ द एक्साइटेशन एनर्जी इज हाई एनफ, the Coulomb energy can overcome the surface energy, वो surface energy को overcome करेगी, and nucleus separates into 2 or more intermediate masses। उस केस में क्या होगा कि न्यूक्लियस हमारा सेपरेट हो जाएगा। और यदि ये कूलम एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होगी उस सिचुएशन में क्या होगा, if the fission doesn't occur, fission नहीं हुआ, breakdown नहीं हुआ, the excited compound nucleus emits either a gamma ray, या तो ये गामा रे करेगा और क्या करेगा, उस न्यूट्रॉन को ही वापस छोड़ देगा और वापस एंड रिटर्न टू ए स्टेबल शेप, और वापस अपनी स्टेबल शेप में
आ जाएगा, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा. So this happens if nuclear fission doesn't occur. So to treat the problem, theoretically nucleus is considered as a uniform charge drop of constant density and having well defined surface. तो हमने कंसीडर किया कि हमने एक चार्ज लिक्विड ड्रॉप माना जिसकी कांस्टेंट डेंसिटी है और वो वेल डिफाइंड सरफेस उसका है. The requirement of constant density of the nuclear matter, that is incompressibility, कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसके लिए क्या होना चाहिए, वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए. That impose the condition that the total volume of the drop remains constant. Means जब हम उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस भी आएगी, उस सिचुएशन के अंदर भी उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज दैट इज इनकम्प्रेसिबल, और उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, तो वो वॉल्यूम सेम रहेगी, बेशक से उसका सरफेस एरिया चेंज हो जाए. Hence the oscillation, the excitations or oscillations of the excited nucleus will deform the surface only. तो डिफॉर्मेशन कहाँ लेके आएगा, सिर्फ सरफेस पे डिफॉर्मेशन आएगी. The drop is considered to be deformed from spherical shape in such a way that it retains an axis of symmetry. हम ऐसा मानते हैं कि मान लो इसके अंदर होगी डिफॉर्मिटी होगी, तो यदि इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेम रहेगा और बाकी उसके अंदर डिफॉर्मिटी आएगी. जैसे यदि आपने बात की हो, जब हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल की, कल हम बात कर रहे थे कि एक लिक्विड ड्रॉप का, एक लिक्विड ड्रॉप है, यदि इसका साइज बड़ा हो जाता है, ये जहां पे ग्रेविटी नहीं होगी वहां कंप्लीट सफियर होगा, लेकिन जैसे ये ग्रेविटी में आएगा तो ये लिक्विड ड्रॉप क्या है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेम रहेगा और ये लिक्विड ड्रॉप थोड़ा सा नीचे की तरफ फैल जाएगा, ऊपर से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये इस टाइप की बनाएगा, बट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री रिमेन सेम. तो ये जो सिमेट्रिकल एक्सिस है ये सेम रहेगा. सिमिलर हम एनालॉग इसमें मानते हैं कि जब चार्ज के अंदर जो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो सेम रहेगा, बाकी सरफेस के अंदर डिफॉर्मेशन आएंगे. दैट वी आर थिंकिंग हियर आल्सो. The distorted radial coordinates of a point on the surface can be represented in terms of Legendre polynomial. तो इनको यदि Legendre polynomial की टर्म में करें रेडियस को, तो r ऑफ थीटा को हम लिखेंगे r नोट. r नोट क्या है, इनिशियल जो हमारा रेडियस है वो, इट इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा l इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी अल्फा एल हमारा एक डिफॉर्मेशन पैरामीटर है. दिस इज ए डिफॉर्मेशन पैरामीटर. और ये लेजेंड्रे पोलिनोमियल pl cos ऑफ थीटा, ये हमारा एक लेजेंड्रे पोलिनोमियल है. सो इस सिचुएशन में हम करेंगे, बट यदि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हैं और लिक्विड को मानते हैं कि वो अनकंप्रेसिबल है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो चेंज है एल के अंदर, एल जो डिफॉर्मेशन पैरामीटर है, ये L0 और L1 के लिए, दोनों के लिए 0 हो जाता है. मींस डिफॉर्मेशन लोअर एल वैल्यूज के लिए नहीं होगी, हायर एल वैल्यूज के लिए होगी. सो इन दैट सिचुएशन अल्फा 0 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमने माना है कि जो सेंटर ऑफ मास है, हम ये मानते हैं कि वो चेंज नहीं हुआ. जैसे ये जो सिचुएशन हुई, हम ये मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ, बाकी चीजें चेंज हुई. इन दैट सिचुएशन अल्फा 0 एंड अल्फा 1 बोथ रिमेन्स 0. सो फॉर दैट सिचुएशन योर r थीटा इज इक्वल टू r नॉट 1 प्लस सिग्मा l इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 टू इंफिनिटी अल्फा l pl cos ऑफ थीटा. सो ये हमारे एक डिफॉर्मेशन है. तो सरफेस एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, किसी लिक्विड ड्रॉप की सरफेस एनर्जी किसके बराबर है, E सरफेस एनर्जी नोट का मतलब विदाउट डिफॉर्मेशन इनिशियल इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू S सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इनिशियल क्या होता है स्फेरिकल ड्रॉप का, 4 पाई r नॉट स्क्वायर इनटू सरफेस टेंशन. ये हो गया हमारा. तो जब डिफॉर्म्ड सरफेस है, यदि उसकी हम सरफेस एनर्जी निकालें, क्योंकि जब डिफॉर्म होगी मींस दैट इज वेरिएशन फ्रॉम स्फेरिकल शेप. जब स्फेरिकल शेप से वेरिएशन होगा, इट मींस टोटल सरफेस एरिया विल इंक्रीज, एंड दैट इंक्रीज इन सरफेस एरिया गिव्स राइज इन इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी. तो वो होगा, तो वो कैसे हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू E सरफेस इज इक्वल टू टाउ इनटू चेंज. ये तो चेंज नहीं होगी
क्योंकि हम कहते हैं सरफेस टेंशन तो एक मटेरियल की है, उसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं होगी। चेंज किस में होगा? सरफेस एरिया में। सो इंटीग्रेशन ऑफ ds सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन, एंड दिस इज इक्वल टू 0 to 2 pi d of phi and 0 to pi d of theta and 1 plus 1 by r curly r by curly theta whole square r square sin of theta। ये इसके बराबर। तो इसको हमने सिर्फ इसको फिर आगे सोल्व किया है, ये आगे स्टेप्स में सोल्व किया है। इसको सोल्व करके जो लास्ट रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपका सरफेस उसका आ रहा है दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हमारा ई ऑफ एस क्या आ गया? तो हमने सोल्व किया ई एस, इट कम्स आउट टू बी 4 पाई आर नॉट स्क्वायर टाउ। ये हमने कॉमन ले लिया, जो ई एस नॉट है, ये ई एस नॉट है, इनटू इसको हम देखें तो ये अल्फा की टर्म में, डिफॉर्मेशन पैरामीटर की टर्म में आता है 1 प्लस 2/5 अल्फा 2 स्क्वायर प्लस 5/7 अल्फा 3 स्क्वायर प्लस 1। ये हमारी आई सरफेस एनर्जी, डिफॉर्म्ड पार्ट की सरफेस एनर्जी आई इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन पैरामीटर्स अल्फा 2 एंड अल्फा 3। अब यही सारी चीजें अब हम निकालेंगे, कल हम करेंगे कूलम एनर्जी की टर्म में, कि भाई कूलम एनर्जी के अंदर क्या चेंज हुआ इस डिफॉर्मेशन के कारण। तो अब कल हम इसको करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट कि क्या क्या हमारे वैल्यूज होनी चाहिए ईसी की और ईएस की, ताकि वो स्प्लिट होगा न्यूक्लियस या नहीं होगा, वो सब हम कल देखें। ठीक है, ठीक है बच्चों, कुछ और? सर इस यूनिट के लिए भी सेम बुक है? हाँ सेम है बेटा, सारों के सभी के लिए सेम है, सिर्फ पार्टिकल फिजिक्स के लिए डिफरेंट है।